नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पर। इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहाँ किसे जाता है। फिर हम यह जानेंगे कि भारतीय संविधान में इस कम्युनिटी के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और अंत में हम यह चर्चा करेंगे कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम का इन प्रावधानों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। चलिए एक के बाद एक करके सभी को देखते हैं। देखिए, यदि देखा जाए एंग्लो इंडियंस के बारे में तो इस समुदाय का उदय ईस्ट इंडिया कंपनी की आधिकारिक नीति के तौर पर देखा जाता है। कंपनी ने अपने अधिकारियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस प्रकार की प्रक्रिया से जो कम्युनिटी अस्तित्व में आई, कालांतर में उसे ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नाम से जाना गया। इस प्रकार की कम्युनिटी को पहचानने का पहली बार प्रयास किया गया 1911 की जनगणना में और ये देखा गया कि ये मिश्रित रक्त के लोग कितने हैं भारत में। इनको परिभाषित किया गया किस रूप में कि ऐसे लोग के हैं जिनका पिता अर्थात पितृ परंपरा यूरोपियन मूल की है, अर्थात उनका पिता दादा परदादा वो जो है यूरोप से रहा है और उनकी माता भारतीय है। तो इनको जो है इंडिकेट किया गया, तो ये इसी प्रकार का समुदाय है। हालांकि सर्वप्रथम 1935 के अधिनियम में एंग्लो इंडियन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान में इनके प्रावधानों को हम जो है कुछ भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन को कहाँ परिभाषित किया गया है और इनके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। यदि परिभाषा की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 का 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को परिभाषित करता है, जबकि इनके संबंध में अन्य प्रावधानों की चर्चा की जाए तो वो 3 जगह देखने को मिलती है। सबसे पहले अनुच्छेद 331, फिर अनुच्छेद 333 और अनुसूची 10 में। चलिए इनको भी एक के बाद एक करके देख लेते हैं। देखिए, यदि चर्चा करें एंग्लो इंडियन के मीनिंग पर, अर्थ पर, तो इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है 366 के 2 में, जहां यह प्रावधान किया गया है आंग्ल भारतीय से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का था या है, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी है और ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहाँ साधारण निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजन के लिए वास नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो मूल प्रावधान है ये तो तकनीकी है। यदि इसका सामान्य रूप में अर्थ देखा जाए तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उसके 2 हम मायने देख सकते हैं। 2 शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं कि ऐसा व्यक्ति एंग्लो इंडियन माना जाएगा जिसकी पितृ परंपरा अर्थात जिसका पिता दादा परदादा यूरोपियन मूल का हो, अर्थात यूरोप के महाद्वीप से हो, और माता भारत की रही हो। ये जो मातृ परंपरा है उसकी माता नानी दादी ये सब, और उसके माता पिता का भारत में अस्थायी निवास ना रहा हो, अस्थायी निवास रहा हो, तो उसको ही एंग्लो इंडियन समुदाय भारत में माना जाता है। अनुच्छेद 331 मोस्ट इंपोर्टेंट है और ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। यह लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की बात करता है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक अर्थात अधिकतम 2 सदस्य नाम निर्देशित अर्थात नॉमिनेट कर सकेगा। अर्थात अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और राष्ट्रपति को यह महसूस होता है तो वह अधिकतम 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 333 में,
जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित अर्थात नॉमिनेट कर सकेगा। अर्थात राज्य विधानसभा के संबंध में गवर्नर है वह संतुष्ट है कि एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है? कि राज्य में एंग्लो इंडियंस मौजूद हैं, रहते हैं, निवास करते हैं और उसे इस बात का पूरा संज्ञान है कि एंग्लो इंडियंस जो है विधानसभा में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, तो गवर्नर भी एक सदस्य नॉमिनेट कर सकता है राज्य विधानसभा में। अनुसूची 10 पर चर्चा की। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एंग्लो इंडियन सदस्य अपने मनोनयन के 6 महीने के भीतर किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन सदस्यता लेने के पश्चात उन्हें पार्टी के सचेतक अर्थात पार्टी व्हिप के अनुसार ही कार्य करना होगा। इसी अनुसूची में दूसरा प्रावधान है कि एंग्लो इंडियन को अन्य सदस्यों की भांति ही शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे, परंतु वे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा ही नामित होते हैं। देखिए, ये तो मूल प्रावधान है। अब जो मुख्य चर्चा का विषय है वो यह है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा और राज्य विधानसभा जो कि एक इलेक्ट्रिक चैम्बर हैं, उनमें मनोनयन की बात क्यों आई। और ज़्यादातर राजनीति शास्त्री जो हैं या जो विचारक हैं जो संविधान सभा में उस दौरान मौजूद थे, उन सभी लोगों के दिमाग में ये बात खटक रही थी, क्योंकि लोकसभा देखी जाए या राज्य विधानसभा देखी जाए तो दोनों ही इलेक्ट्रिक चैम्बर हैं और दोनों ही राज्य में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमको देखना होगा अनुच्छेद 334, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक का जो है लोकसभा में रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। हालांकि समय समय पर इस रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाता है और इससे पूर्व देखा जाए तो 95वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, उसमें 25 जनवरी 2020 तक SC, ST और एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को बरकरार रखा गया था। जब संविधान सभा इस अनुच्छेद पर विचार विमर्श कर रही थी तो वहां SC, ST के रिजर्वेशन को तो मान्यता प्रदान की जा रही थी क्योंकि बैकवर्डनेस थी SC और ST में, और इसी को आधार बनाकर इनको जो है आरक्षण दिया जा रहा था लोकसभा में। परंतु जब आंग्ल भारतीय समुदाय की बात आती है तो इस संदर्भ में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फ्रैंक एंथनी। नेहरू के काफ़ी करीबी व्यक्ति थे और नेहरू के कई लीगल कार्य भी ये देखा करते थे। तो फ्रैंक एंथनी ने जो है नेहरू के सामने विचार रखा था कि लोकसभा में कम से कम 2 सदस्यों का मनोनयन बेहद आवश्यक है। तो नेहरू जी ने जो है संविधान सभा में एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के मनोनयन की बात उठाई थी। हालांकि इसका विरोध भी किया था और विरोध करने वालों में HV कामत प्रमुख थे। HV कामत का कहना था कि एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी वेल एडवांस कम्युनिटी है, इसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है और यदि रिजर्वेशन देना भी है तो मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध इन सभी को रिजर्वेशन दिया जाए। और दूसरा ठाकुरदास भार्गव, वो भी जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में मनोनयन के विरोधी थे। इन्होंने तो अंत में यह स्वीकार भी लिया था कि यदि मनोनयन कर भी दिया गया है, जो कि लोकतंत्र के सदन में होना ही नहीं चाहिए, परंतु यदि हो भी गया है तो 10 वर्ष के पश्चात इसे बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। ये फ्रैंक एंथनी जो है नेहरू के इतने करीबी थे कि आप देख भी सकते हैं कि लोकसभा में इनका 8 बार मनोनयन जो है किया गया है। इनके बाद E.T. बैरव थे, उनका भी जो है लगभग 6-7 बार लोकसभा में मनोनयन किया गया है। कि अनुच्छेद 334 चर्चा कर रहा था SC, ST और एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी की।
तो आज 70 बरस तक ये व्यवस्था चालू रही और ज़्यादा ध्यान भी नहीं पड़ा और इस रिजर्वेशन को यथारूप में आगे बढ़ा दिया गया। परंतु जब 104वां संविधान संशोधन पारित किया गया तो इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए तो आरक्षण बढ़ा दिया गया, अर्थात जो 10 वर्ष तक का था 25 जनवरी 2020 तक का, उसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 25 जनवरी 2030 तक। परंतु इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन समुदाय को जो आरक्षण प्रदान किया गया था उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। हालांकि इसका विरोध किया है द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, जिसका गठन किया गया था 1876 में। इस संगठन का यह दावा है कि ऐसा गलत है। इसके संदर्भ में भी उन्होंने प्रमाण दिए हैं कि जनगणना 2011 में जो धर्म का कॉलम आता है, हालांकि जनगणना में इनको शामिल नहीं किया जाता, एक कम्युनिटी अलग से कोई कॉलम नहीं बना है, तो धर्म के उस कॉलम में 296 लोगों ने धर्म के स्थान पर एंग्लो इंडियन शब्द को फुलफिल किया है और इसी को सरकार ने आधार बना लिया है कि लगभग 296 लोग ही भारत में मौजूद हैं, जबकि वर्तमान की इनकी संख्या देखी जाए तो लगभग 5.5 और 6.5 लाख के आसपास में है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के बारे में और इन्हें जो रिजर्वेशन प्रदान किया गया था उसके बारे में। तो इस संबंध में आपके जो भी सुझाव हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।